Hello dear student, welcome to our next lecture of partial differential equation. Welcome back. Today we will discuss the most important topic of partial differential equation, which is classification of partial differential equation, generally linear partial differential equation. This is the most important topic in point of CSIR net because एक क्वेश्चन इसमें 101% वो इधर 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स में एब्सोल्युटली वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमको स्किप नहीं करना है और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम आज कवर करेंगे। ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या हमारा टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो जनरली हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेकंड ऑर्डर की पीडी के लिए। ओके, सबसे पहले हम लेके चलेंगे 2 वेरिएबल के लिए और फिर हम 3 वेरिएबल के लिए चलेंगे और उसके बाद n के लिए कर देंगे। लेकिन जो इसमें हमारे पास जो जनरली क्वेश्चन पूछेगा वो मोस्टली 98% 2 वेरिएबल्स के लिए ही पूछता है। ठीक है, इधर 2% चांस है कि वो 3 वेरिएबल में आपसे क्वेश्चन पूछे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज आवर टॉपिक? क्लासिफिकेशन of linear PD of second order with 2 independent variable with 2 independent variable। जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने क्या ले लिए? x एंड y। ठीक है, और जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या लेते हैं? z लेते हैं। ओके, z हमारे पास क्या है? z हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। z इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ कंसीडर द जनरल consider the general PD of second order। जो हमारे पास क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल R ऑफ R प्लस कैपिटल S ऑफ S प्लस T ऑफ T प्लस F ऑफ X Y Z P Q इज इक्वल टू 0। ये हमने कंसिडर कर ली पीडी, सेकेंड ऑर्डर की पीडी हमने कंसिडर कर ली। अब हम इसको बच्चों सेकेंड ऑर्डर पीडी क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपको ये स्मॉल और स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, ये हमारे पास किसकी नोटेशन होती है? किसको शो कर रहे हैं? जो हमारे पास जो स्मॉल r है ये हमारे पास होती है करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर। ठीक है, z का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो s है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y। सिमिलरली हमारे पास t क्या होगा? हमारे पास करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला है? इसको सेकंड ऑर्डर की पीडी बोला है। और जो p है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे p और q यूज किए हैं, तो स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास वो क्या होती है? करली z अपॉन करली x, और स्मॉल q की वैल्यू होती है करली z अपॉन करली y। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को मैं से भी लिख सकते हैं r करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर प्लस s करली स्क्वायर z अपॉन करली x इंटू करली y प्लस t की जगह हम लिखेंगे करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर प्लस f ऑफ x y z करली z अपॉन करली x करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1, और इसको 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नोटेशन फॉर्म में है और ये हमारे पास क्या है? जनरल लीनियर पीडी ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। ओके, तो इसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हमने क्या बोला है? एक है x और एक है हमारे पास y है। ओके, सो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है ये कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल T, ये हमारे पास है आइदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ two independent variable x and y possessing
फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन सम डोमेन डी इन एक्स वाई प्लेन। ओके, हम लिख भी देते हैं बात, वेयर आर एस एंड टी आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन ए डोमेन डी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ओके, जिस प्लेन में हम, जिस डोमेन डी में इसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब जो बच्चों इस इक्वेशन को हम क्लासीफाई करते हैं तो हम इसको 3 केस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सब कुछ डिपेंड होगा आर की वैल्यू पे, एस की वैल्यू पे और टी की वैल्यू पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, जो हमारे पास ये है इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट पे ही डिपेंड करेगी। ओके, तो जो सबसे पहला हमारे पास केस है, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, जो ये इक्वेशन 1 है ये हाइपरबोलिक होगी एट पॉइंट x, y, कोई भी डोमेन हमने ले ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी यहाँ पे क्या ले लिया, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई भी डोमेन है, मान लो ये हमारे पास क्या है, इस डोमेन है। इस डोमेन में हमें इक्वेशन 1 को चेक करना है कि ये किस पोर्शन में हमारे पास हाइपरबोलिक बनेगी, पैराबोलिक बनेगी या इलिप्टिकल बनेगी। ये 3 केस ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा केस है कि हाइपरबोलिक बनेगी। हाइपरबोलिक एट ए पॉइंट एक्स वाई इन डोमेन डी इफ जो ये क्वांटिटी हमारे पास s² माइनस 4RT, अगर ये वैल्यू है, ये हमारे पास क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी हमारे पास पॉइंट है, मान लो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है x, y, जिसको हमने क्या बोल दिया, p बोल दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इक्वेशन 1 हाइपरबोलिक होगी इफ दिस क्वांटिटी s² माइनस 4RT है वो क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। केस 2 में हमारे पास क्या आएगा, केस 2 में हमारे पास आएगा पैराबोलिक एट पॉइंट x, y if in domain D if s² माइनस 4RT इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 0 के इक्वल आती है तो हमारे पास एक्स वाई पॉइंट पे ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी एक पैराबोला को। ठीक है, और थर्ड केस है हमारे पास इलिप्स या इलिप्टिकल एट पॉइंट x, y इन डोमेन D इफ s² माइनस 4RT है वो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाए किससे, 0 से। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, कौन सा पाथ रिप्रेजेंट करेगी, एक्स वाई प्लेन में। दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास है इसका एक्स वाई प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 केस होते हैं, इन पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली आता है। तो यहाँ से 3 नंबर तो पक्के बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दे देंगे सिंपल, इसी पे बेस्ड, थ्योरी पे बेस्ड 4.75 मार्क्स का पार्ट सी में भी वो कई बार दे देते हैं, ऐसा एग्जाम में किया है उसने। तो ये हमारे पास 3 केस होते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास कुछ ऑब्जर्व करेंगे हम, जो ये क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ इस प्रिंसिपल पार्ट पे डिपेंड कर रही है। यानी हमारे पास इस आर प्लस एस ऑफ एस प्लस टी या टी, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है, इसी पे डिपेंड कर रही है। ओके, दूसरी बात, अगर बच्चों ये आर
और एस और टी, इन तीनों की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि अगर इन तीनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये थ्रू आउट प्लेन में सेम नेचर होगा इसका, आइदर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो पूरी डोमेन में इसका एक ही नेचर होगा। एट ऑल पॉइंट ऑफ डी द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट आइदर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्स। ठीक है, इफ R, S and T are function of x and y, then it represent some region. In some region it is hyperbolic, in some region it is parabolic, in some region it is represent a ellipse. तो वहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी ये कि किस पॉइंट पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर R, S, T, कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल T अगर ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे इस रीजन में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन डी है। इस डोमेन डी में मान लो इस पॉइंट पे तो क्या है, ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, हाइपरबोलिक है। यहाँ पे हमने चेक किया, मान लो ये हमारे पॉइंट है x1 y1, तो इस पे हमारे पास क्या हो सकती है, वो पैराबोलिक भी हो सकती है। किसी ने यहाँ पे चेक किया x2 y2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या हो सकती है, इलिप्स भी हो सकती है। तो ऐसा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर सकती है। तो आप एज ए रिमार्क आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइपरबोलिक कब होगी, जब s² - 4rt है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। सेकंड केस है हमारे पास पैराबोलिक होगा, इफ s² - 4rt क्या हो, इक्वल टू 0 हो। थर्ड केस हमारे पास इलिप्स रिप्रेजेंट करेगी, अब s² - 4rt क्या हो, लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ सबसे पहले कि लाइक हमारे पास है 4 इंटू करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस 6 इंटू करली स्क्वेयर जेड अपॉन, या फिर इसको क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, करली वाई स्क्वेयर प्लस करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस 5 इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन 2 से। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 2 से इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं तो बाय कंपेयरिंग विद 2 वी फाइंड आउट दैट कैपिटल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल T इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन वी फाइंड आउट द क्वांटिटी s² - 4rt, ठीक है। तो s² - 4rt है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, s², s की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4rt, 4 इंटू r की वैल्यू क्या है 4 इंटू t की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 25 माइनस इट्स 32, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -7 विच इज लेस देन 0, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए इलिप्स, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए इलिप्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसी भी डोमेन में दे दे हमें, ये इक्वेशन किसी भी डोमेन में दे दे, ये इक्वेशन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक इलिप्स ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इसी को वो कैसे दे सकता था, इसी को वो नोटेशन फॉर्म में ऐसे भी दे सकता था, 4r प्लस 5s प्लस 2t प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी नोटेशनल फॉर्म, ठीक है। तो ये होगी इसकी नोटेशन फॉर्म और ये उसकी हो गई जनरल फॉर्म, जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ऐसे भी दे सकता था वो। अब मान लो यहाँ पे उसने 4, 5 और 2 की जगह कुछ और वैल्यू फंक्शन ऑफ x एंड y दिया होता, यानी कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, देखो मान लो उसने यहाँ पे दे दिया होता x, ठीक है, यहाँ पे उसने दे दिया x और यहाँ पे उसने दे दिया y, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ है, कांस्टेंट एज इट इज़ है। अब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो अब देखो इसको हम कंसिडर करेंगे, वही हम क्वांटिटी निकालेंगे s² - 4rt, ठीक है। क्वांटिटी हम निकालेंगे s²
एस स्क्वायर माइनस 4RT। सबसे पहले इसको कंपैरिजन करके हम जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अब x है। R की जगह हमारे पास यह क्या है, x है। s की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल S की वैल्यू हो गई y, और t की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, 2 है। तो इस क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो s स्क्वायर, तो s स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R की वैल्यू क्या है, x है, इंटू t की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2 है। तो ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास y स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास केस डिवाइड हो जाएंगे। अब ये क्वांटिटी आ गई, अब ये क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस होंगे। अगर हमारे पास y स्क्वायर माइनस 8x है, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट y स्क्वायर ग्रेटर देन 8x। ठीक है, इफ y स्क्वायर ग्रेटर देन 8x देन इट रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। ठीक है। सेकंड केस, अगर ये क्वांटिटी y स्क्वायर माइनस 8x है, ये 0 हो जाती। ठीक है, यानी y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, 8x हो जाए, देन इट रिप्रेजेंट ए ओनली पैराबोला। ठीक है। और थर्ड केस हमारे पास, थर्ड केस है, अगर y स्क्वायर माइनस 8x है, अगर ये लेस देन 0 हो जाए, इट रिप्रेजेंट y स्क्वायर इज लेस देन 8x, देन इट रिप्रेजेंट ए इलिप्स। ठीक है, तो इस केस को हम ऐसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है, यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि जो r और s है ये x y के फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने डोमेन डिवाइड कर दी। देखो डोमेन हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिवाइड किया कि अगर y स्क्वायर है, वो y का स्क्वायर अगर 8x से ग्रेटर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस में हमने किया है कि अगर y स्क्वायर 8x के इक्वल हो जाए तो ये जो कर्व है, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और थर्ड केस में हमने लिया है कि अगर y स्क्वायर है, अगर वो लेस देन हो जाए 8x से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये हमने केस डिस्कस कर लिए। अब जो हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक में, वो हमने डिस्कस किया है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, जो नोट करने की बात है, ये क्या है, मैंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए नोट किया, डिस्कस किया है। अब हम किसके लिए करेंगे, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। और जो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मान के चलेंगे, वो हम मान के चलेंगे x1, x2, x3। ठीक है, उसके लिए भी हम ऐसे ही, देखो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इक्वेशन लिखना हमारे पास इजी, हम लिख सकते हैं, आसान है हमारे लिए। ठीक है, उसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके लिए भी हम डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे 3 वेरिएबल के लिए। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, उस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। 2 वेरिएबल्स पे ही 98% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो नाउ डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास सेम रहेगा, बस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3। 2 की जगह यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको हमने क्या बोल दिया, x1, x2 एंड थर्ड हमारे पास x3। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल z सेम रहेगा। ओके, सो अब हम जो डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस, कंसीडर द जनरल PD of second order with 3 independent variable. So the general form of this type of equation is summation I is equal to 1 to 3. हम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, 3 के लिए। तो I की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 to 3। समेशन J इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3 Aij करली स्क्वायर Z अपॉन करली xi करली xj। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस समेशन
i इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3 बी आई करली z अपॉन करली एक्स आई प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन हम ये हमारे पास इक्वेशन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू चलाते रहो तो एक पूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, आप इसको ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास लास्ट जो टॉपिक हमने किया था 2 वेरिएबल के लिए, उसमें हमारे पास क्या था, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। इसमें हमारे पास है ए आई जे, वेहर ए आई जे, और जो हम इसमें ए आई जे है वो किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, ए जे आई के। बी आई एंड सी आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3 इन ए डोमेन D। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे पास जो ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल है। ठीक है, तो सिंस इसमें हमारे पास क्या होगा, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, देन अगर इसके जो कोफिशिएंट की हम मैट्रिक्स बनाए, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल ए हमने बोल दिया, तो वो क्या बनेगी, A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23। ठीक है, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कितने क्रॉस कितने की बन गई हमारे पास मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की। ओके, सो जो केस हम डिस्कस करेंगे तीनों केस की, हाइपरबोलिक कब होगी, पैराबोलिक कब होगी और एलिप्स कब होगी, वो सारा इस मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा, ए मैट्रिक्स पर, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3। ओके, सो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू क्या होता है हमारे पास, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई ऑफ डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के हमने कैरेक्टराइजेशन पढ़नी है कि किस टाइप की होगी वो डिफरेंट केस में। तो इसके जो रूट आएंगे वो हमारे पास क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो लैम्डा हमारे पास क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम जो केस डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इसकी ए की आइगन वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमने मान लो ए की आइगन वैल्यू है, ए की आइगन वैल्यू हमने मान ली लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आ गई, लेट अस सपोज। ठीक है, तो हमारे पास जो केस 1 होगा हमारे पास केस 1। ठीक है, अगर इस ए की सारी आइगन वैल्यू तो नॉन जीरो हो, एक भी आइगन वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, और कोई भी 2 आइगन वैल्यू सेम साइन की हो, आइदर दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, मान लो हमारे पास इस स्टेप से आ गई 2, 3 और -1। अब 2, 3 है वो सेम साइन है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो इक्वेशन 1 है ये हाइपरबोलिक टाइप की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस है हमारे पास इफ all the eigenvalue of A are non-zero and any 2 of them are of same sign, then equation 1 is of हाइपरबोलिक टाइप। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या होगी, वो हाइपरबोलिक टाइप होगी। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस है हमारे पास कि अगर इसमें से कोई भी आइगन वैल्यू 0 हो गई, इफ एनी ऑफ आइगन वैल्यू ए इज 0, देन इक्वेशन 1 is of
पैराबोलिक टाइप इक्वेशन। ठीक है, तो पैराबोलिक टाइप इक्वेशन होगी। देखो अगर इसकी कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगी तो लीनियर अलजेब्रा रिजल्ट से हमने पढ़ा है कि ए का डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो होता है तो जो इक्वेशन 1 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और केस हमारे पास थर्ड है, केस थर्ड है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नॉन जीरो एंड ऑफ सेम साइन देन इक्वेशन 1 इज ऑफ इलिप्टिकल टाइप। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये 3 केस है हमारे पास कि अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट केस है हमारे पास। अब थर्ड केस जो हमने पढ़ा है, इलिप्स कब होगी, इलिप्स तब होगी जब तीनों के सेम साइन हो, आइदर पॉजिटिव, लाइक 1 2 3 है, 1 2 3 हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू 1, लैम्डा 2 की 2 और लैम्डा 3 की 3। तो ये इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें जो नोट करने वाली बात है, अब देखो इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, इसमें हम ए आई जे है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, ए जे आई के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ये हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रियल आएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको नोट करने की जरूरत है। तो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और अगर इसकी एक भी आइगन वैल्यू जीरो होती है तो क्या होगी, हमारे पास पैराबोलिक टाइप होगी, और अगर तीनों के सेम साइन है तो क्या होगी, हमारे पास इलिप्स होगी। तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये हमने किया है 3 वेरिएबल के लिए, ये हमने किसके लिए किया है, 3 वेरिएबल के लिए। अब कोई बच्चा बोले सर n के लिए हम कैसे करेंगे, तो 3 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, n से। n वेरिएबल के लिए करना है तो i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और ये हमारे पास इक्वेशन सेम रहेगी, बस हम इस इक्वेशन को j तक लेके n तक लेके जाएंगे। ठीक है, और ये केस भी हमारे पास सेम रहेंगे, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नहीं आता है CSI नेट में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आता है तो हमारे पास 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में, इसके लिए आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं इसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। तो इस पे बेस्ड सम एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस। उससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि जो ए मैट्रिक्स है ये हम किस टाइप से फॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन से। तो उसकी जो जनरल फॉर्म होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट हमारे पास a11 जो वेरिएबल आएगा, एलिमेंट आएगा, ये यहाँ से आएगा। फिर हमें करना है कोफिशिएंट ऑफ z x y। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ z x z। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z y x, फिर कोफिशिएंट ऑफ z y y, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z y z। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z x। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा z y, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा z z। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास क्या होगी, ये जो मैट्रिक्स A है ये फॉर्म होगी। ओके, so now come to the example part. Okay, come to the example part. ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन zxx प्लस zyy 2 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 z z। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो इट रिप्रेजेंट 2zxx प्लस 3zyy माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सो इफ आई फॉर्म मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A हमारे पास होगी यहाँ से। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करें
So it is a is equal to, it is coefficient of z x x, it's 2, एक्स वाई नहीं है तो 0, ये भी नहीं है 0, ये भी 0, और z y y का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 3 है, ठीक है। ये 0 0 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स A। सिंस वी नो दैट दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर नथिंग बट इट्स डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। सो द आइगन वैल्यू ऑफ A इज, या फिर आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अगर आप A माइनस लैम्डा आई इसके डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, या फिर हम इसको सीधी आइगन वैल्यू लिखें, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2, 3 और -5। या तो आप ऐसे लिख लो, या आप सीधा यहाँ पे क्या लगा दो, रिजल्ट लगा दो, ठीक है। रिजल्ट क्या है हमारे पास कि A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए diagonal matrix is just the its diagonal element। so इसकी लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 3, -5, ठीक है। अब कौन सा केस होगा यहाँ पे हमारे पास, इस केस में आप देख रहे हैं कि दो जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन, और एक का साइन अलग है, एक हमारे पास क्या है नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक हाइपरबोला या हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी केस में अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस दे देता वो, तो यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ भी प्लस हो जाता, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है 2, 3 और 5। देन इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती एक इलिप्स रिप्रेजेंट करती। और इसी तरह आप मैनिपुलेशन करके कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हो जिससे वो क्या करे, पैराबोला रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ऐसे हम किस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। नाउ टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल, नाउ टेकिंग दिस एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास क्या है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, x एंड y के लिए, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करें r ऑफ r प्लस s ऑफ s प्लस t ऑफ t प्लस f ऑफ x y z p q इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। सो बाय comparing equation 1 and 2 we get value of capital R, it's x square into y minus 1, ठीक है। capital of S is minus x into y square minus 1 and capital of T is equal to y of y minus 1, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट से ही हमें कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ s स्क्वायर माइनस 4rt इज s का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s इज माइनस x ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इट्स x स्क्वायर इंटू y माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट्स y इंटू y माइनस 1, ठीक है। ओके, सो बाय एक्सपेंडिंग दिस इट्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, सो इट्स x स्क्वायर इंटू इट्स y माइनस 1 होल स्क्वायर और y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। x को हमने एक्सपेंड कर दिया y माइनस 1 y प्लस 1, ठीक है। माइनस इट्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इट्स y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ टेकिंग द कॉमन टर्म इट्स x स्क्वायर y माइनस 1 whole square, so here the remaining part is y plus 1 whole square minus here x square is common, this term is also common, it's minus 4 of y, then it is x square into y minus 1 whole square, okay। So this is y square plus 1 plus 2y minus 4y, so it's by combining it's plus 2y,
plus 2y. So this can be written as x square y minus 1 whole square. It's y plus 1 whole square. इसको हमने कंबाइन कर दिया और इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्र वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, तो वाई स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र. अब ये क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, एस स्क्र माइनस 4RT. यहाँ से हम देखें बिकॉज इसमें दोनों क्वांटिटी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है तो ऑलवेज आइदर जीरो और पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे. तो केस 1 हमारे पास क्या होगा, केस 1 होगा इफ़ x है वो 0 हो या फिर जो y स्क्वायर है वो 1 हो, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1. देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए पैराबोला. ठीक है, पैराबोला टाइप इक्वेशन होगी. और केस 2 है हमारे पास, केस 2 हमारे पास होगा कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 हो और y है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, प्लस माइनस 1. ठीक है, देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला. ठीक है, हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन. बिकॉज इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारे पास आई है एस स्क्र माइनस 4RT, या ये हमारे पास एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र माइनस 1. वाई स्क्र माइनस 1 इज स्क्वेयर. इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन इट्स क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन. और अगर x 0 हो गया तो इसमें जो एस स्क्र माइनस 4RT है वो 0 हो जाएगा इफ़ एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्र है उसकी वैल्यू 1 हो, यानी y की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस 1 हो, तब भी जो एस स्क्र माइनस 4RT है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये हमने केस 1 डिस्कस किया जिसमें पैराबोलिक बन रहा है, और केस 2 है जिसमें हाइपरबोलिक बन रहा है. इसमें केस 3 नहीं होगा, ये इक्वेशन कभी भी इलिप्स रिप्रेजेंट नहीं करेगी. ठीक है, तो इस स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं. तो इसी पे बेस्ड आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसी लेक्चर पे बेस्ड जो CSI नेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. ओके, तब तक आप इसके जितने बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व करिए. ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.